हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट 2 क्लासेस से हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं। बस कुछ एक दो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। जनरली उसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ठीक है। फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है, प्रॉपर्टी 4 में हमने ये पढ़ा था कि इफ एनी रो और एनी कॉलम of a determinant is multiplied by some scalar, then the whole determinant is multiplied by that scalar। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर सपोज ये कोई डिटर्मिनेंट है, अगर जैसे, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होएगी, ठीक है ना। तो अगर हम सपोज रो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रो 1 कितनी बन जाएगी? 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12। ठीक है, फर्स्ट रो हमारी चेंज हो गई है। वो कैसे चेंज हो गई है? 6 9 और 12। अगर हमने फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को या किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ही उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और हमने यहाँ रो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो उस इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना कंपलसरी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी तरफ से किसी रो को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आएगा ना, उसको आप 2 से डिवाइड करने का ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अगर कोई कॉलम है, कॉलम 3, अगर उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिटर्मिनेंट आएगा कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके 5 से, उसको 5 से डिवाइड करना आपने नहीं भूलना है। अदरवाइज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में फर्क आ जाएगा उसकी वैल्यू में। ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में ये बोला गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज और देखी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फिफ्थ में वो ये कहता है कि अगर हम कोई सी भी दो रोज या कोई से भी दो कॉलम्स हैं, अगर हम उनको इंटरचेंज कर दें, तो जैसे अगर सपोज मैं अगर रो 1 और रो 2 को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, जैसे रो 1 और रो 2 को अगर इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ? रो 1 जो है बदल गया रो 2 में और रो 2 बदल गया रो 1 में। तो ऐसा करने से ना डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा एक्सटेंड करके ये कह सकते हैं कि इफ एनी रो और एनी कॉलम, चलो मैं लिख देता हूं, इफ एनी रो और एनी कॉलम of a determinant is passed over m parallel rows or columns, then the resulting determinant is multiplied by -1 raised to power m। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे अगर ये सपोज, चलो ये बीच में एक लाइन डाल देते हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे। हाँ, जैसे अगर कोई आपको डिटर्मिनेंट दे रखा है 3 2 1 3 -1 1 2 -1 5। ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट में हम ऐसा करें कि इफ थर्ड रो इज पास्ड ओवर 2 रोज, मतलब जैसे ये थर्ड रो है, इसको मैं शिफ्ट कर दूं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो के ऊपर, मतलब इफ रो 3 इज पास्ड ओवर दीज 2 रोज, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है वो क्या बन जाएगा? ये जो थर्ड रो है वो तो पहुंच जाएगी टॉप में 2 -1 5, और बाकी जो है रोज
ऐसे लिख देंगे। तो ऐसा करने पे हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर उतना लिख देंगे जितना रोज हमने शिफ्ट किया है। हमने कितना रोज शिफ्ट किया है, 2 रोज शिफ्ट किया है, तो यह -1 रेज टू पावर 2। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर सपोज कोई डिटर्मिनेंट है, अगर सपोज कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3 और A4 B4 C4 और D4। अगर इस डिटर्मिनेंट में अगर जो फोर्थ कॉलम है इज पास्ड ओवर 3 पैरेलल कॉलम्स, ठीक है। अगर ये जो फोर्थ कॉलम है इसको अगर मैं पास कर देता हूं 3 कॉलम्स आगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कॉलम्स आगे में ले आया फोर्थ वाले कॉलम, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है ना वो क्या आ जाएगा, D1 D2 D3 D4। ये तो यहाँ आ जाएगा, बाकी जो है अपने प्लेसेस में ही रहेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि -1 रेज टू पावर 3 हो जाएगा आगे, जो है ना मल्टीप्लाई जो है -1 रेज टू पावर 3 से हो जाएगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो प्रॉपर्टी 6 हमने पढ़ी थी, स्प्लिट करते हैं जिसमें हम, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अगर हमने एक्सप्रेस कर रखा है एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। जैसे अगर सपोज ये दे रखा है, जैसे सपोज A+B C+D E+F, ठीक है ना, ये हो गया PQXY और LM, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, देन वी कैन स्प्लिट दैट डिटर्मिनेंट एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। कि जो फर्स्ट रो है वो एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स आ रही है, ठीक है। तो हम इसको एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हैं, इस ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को। और पहला वाला जो कॉलम है पहले डिटर्मिनेंट में वो क्या आ जाएगा, ACE, ठीक है ना। और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट का जो पहला कॉलम है वो क्या आ जाएगा, BDF। मतलब इसके अबाउट हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में ये आ जाएगा और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में ये आ जाएगा, कीपिंग द अदर 2 कॉलम्स एज इट इज। तो ये दोनों कॉलम्स एज इट इज रहेंगे। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात ये है कि एट ए टाइम हम स्प्लिट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ओनली 1 रो या 1 कॉलम, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको A+B C+D E+F, जैसे यहाँ क्या दे रखा है P+Q X+Y और L+M, और जैसे अगर सपोज यहाँ दे रखा है P' X' L', तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते आप, कि हम एट ए टाइम दोनों कॉलम्स की हेल्प से हम स्प्लिट कर दें, एट ए टाइम एक ही कॉलम की हेल्प से हमको स्प्लिट करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे ये पहले वाले डिटर्मिनेंट में ही आ जाएगा कॉलम ACE, ठीक है।
और इसमें पी एक्स एल, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या आएगा बी डी एफ, और इसमें क्या आएगा क्यू वाई एम, ठीक है, और तीसरे वाले कॉलम को हम ऐसे ही लिख दें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कहने का मेरा मतलब है यहाँ हमने क्या गलती की है, एट ए टाइम हमने इसकी हेल्प से भी और इसकी हेल्प से भी एट ए टाइम इन दोनों कॉलम्स की हेल्प से हमने स्प्लिट कर दिया। हमें क्या करना चाहिए, एट ए टाइम एक कॉलम की ही हेल्प से स्प्लिट करना चाहिए। जैसे अगर हम इसको लिखना चाहते तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे। कैसे, अगर हम लिखना चाहते तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे। मतलब हम या तो इसकी हेल्प से खोलें या इसकी। अगर आप इसकी हेल्प से खोलोगे तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में क्या आएगा ए सी ई, और दूसरे वाले में क्या आएगा बी डी एफ, और बाकी ये दोनों एक जैसे ही रहेंगे। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों डिटर्मिनेंट्स में एज इट इज हमें लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि एट ए टाइम हम एक रो की हेल्प से ही स्प्लिट कर सकते हैं, या एट ए टाइम हम एक ही कॉलम की हेल्प से स्प्लिट कर सकते हैं। ये बात ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। अगर आप स्प्लिट करना चाहते तो आप ऐसे भी स्प्लिट कर सकते थे, स्प्लिट बाय मींस ऑफ सेकंड कॉलम। तो यहां मैं लिख सकता हूं स्प्लिटिंग बाय कॉलम 1। अगर मैं चाहता कॉलम 2 की मदद से भी मैं स्प्लिट कर सकता था, कि कॉलम 2 में ये लिख रखा है ना दो टर्म्स, तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा पी एक्स एल, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा क्यू वाई एम, और बाकी ये दोनों एज इट इज रहेंगे। समझ आया ना। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप स्प्लिट करोगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम की हेल्प से किसी डिटर्मिनेंट को, तो एट ए टाइम आप एक रो या एक कॉलम की हेल्प से ही स्प्लिट करोगे, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली आपने दो या तीन कॉलम्स इकट्ठे नहीं लेने। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि हम जो है प्रॉपर्टी 12 और प्रॉपर्टी 13 में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो प्रॉपर्टी 12 में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी 12 में क्या कहता है वो कि अगर कोई भी रो आई है, ठीक है, उसको अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे, बाय मींस ऑफ अदर रोज, ठीक है। जैसे अगर किसी डिटर्मिनेंट में हमें, जैसे सपोज किसी डिटर्मिनेंट में हमें सेकंड कॉलम दे रखा है 3 4 5 और -1 2 1, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दे रखा है। तो हेयर वी आर क्रिएटिंग फर्स्ट कॉलम को हम क्रिएट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ सेकंड एंड थर्ड। कैसे, हम सेकंड कॉलम को हो सकता है 3 से मल्टीप्लाई कर दें और -5 से मल्टीप्लाई कर दें थर्ड कॉलम को, और ऐसा करने से जो आएगा ना रिजल्ट उसको हम कॉलम 1 बना दें, ठीक है ना। तो मतलब कॉलम 1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 से, कॉलम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 12 15, और 5 से -5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो -5 इंटू -1 इज 5, -5 इंटू 2 इज -10, -5 इंटू 1 इज -5, और इन दोनों का जो एडिशन है ना 9 और 4 कितना हो गया 14, उससे हमने क्रिएट की कॉलम 1। इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है 2, और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 10। तो अगर ऐसा किया हमने कि इफ एनी रो और एनी कॉलम इज ऑब्टेन्ड बाय the linear combination of other rows or columns, then the resulting determinant will be 0। ये है हमारी प्रॉपर्टी 12। और प्रॉपर्टी जो 13 है ना उसमें हम क्रिएट नहीं कर रहे किसी कॉलम को या किसी रो को, हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसी रो या कॉलम में ऐड कर रहे हैं किसी दूसरी रोज या कॉलम्स का स्केलर मल्टीपल, ठीक है। जैसे जैसे सपोज 3 4 5 -1 2 1, तो ये कॉलम 2 है, ये कॉलम
3 है। तो अब कॉलम 1 हम क्रिएट नहीं कर रहे, कॉलम 1 हमें ऑलरेडी दे रखा है, जैसे 2 -1 3 ये दिया हुआ है हमें। ये जो प्रॉपर्टी 13 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 2 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 3। ठीक है, कॉलम 1 को हम चेंज करके लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं हम कॉलम 1 में ऐड कर रहे हैं, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज या कॉलम्स है ना, उनको हम ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो रिजल्ट आया था, देखो लास्ट टाइम जो ये रिजल्ट आया था ना, लास्ट टाइम जो ये वाला रिजल्ट आया था उसको हमने ऐड नहीं किया कॉलम 1 में, वो जो रिजल्ट है वो कॉलम 1 ही बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारा कॉलम 1, कॉलम 1 में सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इन दोनों का एडिशन आएगा ना उसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे कॉलम्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों का जो सम था 9 और 5 कितना हो गया 14, वो हमने यहाँ लिख दिया। 12 और -10 कितना हो गया 2, यहाँ लिख दिया। और 15 और -5 कितना हो गया 10, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब की बार हम ऐसा नहीं कर रहे, 9 और 5 कितना होता है 14, उसमें हमने इसको ऐड किया, तो 2 + 14 कितना हो गया 16। तो -1 और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 2, तो 2 में हमने -1 ऐड कर दिया, तो क्या आएगा 1। और इन दोनों का जो एडिशन 10 आ रहा है ना, यहाँ तो हमने 10 लिख दिया, यहाँ हम 10 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हम 10 को हम ऐड कर रहे हैं किसमें 3 में। इट मीन्स हमने क्या किया, कॉलम 1 को हमने कैसे बदल के लिखा, कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 2 माइनस 5 टाइम्स कॉलम 3। तो ऐसा करने से देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, पहले वाले केस में जो हमने नई रो या नया कॉलम क्रिएट किया उसमें तो 0 हो जाएगा डिटरमिनेंट। दूसरे जो है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी 13 में उसने क्या कहा है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ऐड करेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रो या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो या कॉलम, ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है इसमें। जैसे हमने ये देखा कि हमने कॉलम 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो कॉलम जब 2 को हमने अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टिंग डिटरमिनेंट को हमने 3 से डिवाइड क्यों नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि हम जो कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, एक्चुअल में कॉलम 2 चेंज नहीं हुआ। देखो पहले भी कॉलम 2 3 4 5 था और अब भी 3 4 5 ही है, एक्चुअल में चेंज नहीं हुआ। कॉलम 3 इज नॉट चेंजिंग एक्चुअली। अगर कॉलम 2 चेंज होता तो जरूर हम 3 से डिवाइड करते, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम कॉलम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -5 से, तो हम एक्चुअल में नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, क्योंकि कॉलम 3 पहले भी -1 2 1 था और बाद में भी -1 2 1 था। हमने क्या किया, सिर्फ 3 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करके और -5 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करके जो इफेक्ट आया है ना, उस इफेक्ट को हमने ऐड किया है किसमें, कॉलम 1 में। ठीक है, ये थोड़े से मेन पॉइंट्स है। अब हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स।